अमीर दिखना जरूरी नहीं, अमीर बनना जरूरी है। अगर अमीर बनना है तो ईएमआई पे अगर ना वो इन्वेस्ट करे, उस पैसों को सेव करे तो ज़्यादा बेटर है। इम्पोर्टेंट ये है कि आप कितना कमा रही है, इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं, बचा कितना रहे हैं। आपकी इनकम के साथ साथ आपकी इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है वो भी बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। अमीर बनने की क्या सीक्रेट है? मेरा ऐसा मानना है अमीर बनने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि पैसा बहुत लोग कमा लेते हैं लेकिन उसे बचा नहीं पाते। आपका बैंक अकाउंट कौन से बैंक में है? कैनरा बैंक में। 1 मिनट के लिए मान लीजिए केनरा बैंक आज इंसॉल्वेंट हो जाता है तो क्या आपको पता है कि आपको कितना पैसा रिफंड मिलने वाला है? अगर मैं बात करूं कि आपको स्टार्टिंग कहां से करना चाहिए, वो लाइफ इंश्योरेंस से करना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस बेस है। एक सही जगह कहाँ होती है अपने पैसे को इन्वेस्ट करना? हेल्थ इंश्योरेंस कराना कितना ज़रूरी होता है हमारे लिए? मैम आज की डेट में करंट सिनेरियो में हेल्थ इंश्योरेंस बड़ा मस्ट है। अभी इसलिए नहीं कराना चाहिए कि हम मरने वाले हैं। लाइफ इंश्योरेंस हमें इसलिए कराना चाहिए कि हमारे जाने के बाद हमारा परिवार जिंदा रहने वाला है। और एक बात और भी यहाँ पे समझने वाली, कई बार इंसान क्या करता है ना, उसकी गाड़ी का इंश्योरेंस है लेकिन उसका खुद का इंश्योरेंस नहीं है, जबकि वो ये भूल जाता है कि गाड़ी उसकी वजह से आई है। लाइफ इंश्योरेंस लेने का सही टाइम क्या होता है? देखिए इसे अगर मैं थोड़ा मजाक की मूड में बोलूँ तो मरने से 1 दिन पहले। तो एक बात आप याद रखिएगा, अगर बच्चा फेल हो जाएगा ना तो चलेगा, लेकिन अगर बाप फेल हो जाएगा तो बिल्कुल नहीं चलेगा। बच्चे को सेकंड चांस, थर्ड चांस मिल सकता है, फादर को नहीं मिल पाएगा, मदर को नहीं मिल पाएगा। Hello everyone, welcome back to another podcast of our studio. Today we are going to discuss a very interesting topic which is related to financial. जब भी हम फाइनेंस की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे मिथ्स होते हैं, बहुत सारे डाउट्स होते हैं जो हमें बहुत टाइम से हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, बट एग्जैक्टली हमारे पास कोई होता नहीं है जो उन सबका सॉल्यूशन हमें बहुत इजीली वे में बता सके। तो इसीलिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है मिस्टर संदीप वर्मा सर, जो कि 10 साल से फाइनेंशियल प्लानर के रूप में काम कर रहे हैं। और आज हम इनसे डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे हमारे डाउट्स जो हमारे ऑडियंस के हमेशा से रहते हैं बट वो क्लियर नहीं हो पाते। इसीलिए आप सबके सामने आज हमारा पॉडकास्ट है। तो हम चलिए शुरुआत करते हैं अपने गेस्ट के साथ इस डिस्कशन को। सर सबसे पहले बताइए कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ मैम, थैंक यू। ओके सर, अपने पॉडकास्ट में मुझे बुलाने के लिए थैंक यू सो मच सर, इट्स आवर प्लेजर। सबसे पहले तो आप बताइए संदीप सर, इस फील्ड में आने की कैसे सोचा आपने? मैम इस फील्ड में आने का रीजन मेरा बेसिकली ये है ना कि हम जब स्कूल टाइमिंग में होते हैं तो स्टडी टाइम पे हमें सब चीजें सिखाई जाती हैं। पैसा कमाने के बारे में भी सिखाया जाता है, लेकिन उस पैसे को हमें इन्वेस्ट कैसे करना है, बचाना कैसे है, फ्यूचर के लिए को लेके हमें क्या प्लानिंग करनी चाहिए, वो कहीं भी किसी भी कॉलेज स्कूल में नहीं सिखाया जाता जी। इस वजह से हम लोग स्कूल में जब होते हैं ना, हमारे पेरेंट्स बहुत सारी चीजों के पीछे पड़ते हैं कि तुम्हें बड़े होके डॉक्टर बनना है, बड़े होके तुम्हें इंजीनियर बनना है। ये सब फील्ड्स तो बहुत नाम में आ जाती है हमारे, बट ये फाइनेंशियल प्लानर वाला ये कॉन्सेप्ट जैसा कॉन्सेप्ट कभी नहीं आता है। बिल्कुल सही आप ये बात बता रहे। फैमिली बैकग्राउंड में कभी आपके पेरेंट्स ने नहीं, जब आपने ये फील्ड ऑप्ट की कि मुझे इसमें काम करना है, अपना पूरा जीवन इसको देना है, फैमिली से कभी नहीं कोई आया क्वेश्चन कि ये क्यों तुमने चूज किया अपने लिए कभी? मैम देखिए मेरा ऐसा मानना है कि इंसान अपने बारे में बेस्ट सोच सकता है। कई बार होता है कि हमारे पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा ये करे, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो उस फील्ड में सफल हो सके। अगर कोई इंसान अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपना जो है कोई भी करियर चूज करता है तो आई थिंक वो ज्यादा बेटर है। तो मुझे बचपन में से थोड़ा था कि मैं फाइनेंस में एमकॉम की हुई है मैंने, तो कॉमर्स का मैं स्टूडेंट रहा हूँ, तो मेरा इस फील्ड में जाने का शुरू से ही थोड़ा मन था। और अब मुझे कहीं ना कहीं इस चीज में आगे मुझे अच्छा लगता है कि मैंने एक अच्छा फील्ड चूज किया है। पैसे कमाने की बात की जाए तो उसके तो आज अनगिनत रास्ते हैं, हम अनगिनत तरीकों से पैसे कमा सकते हैं। बचाने की जब बात आती है ना तो लोग सोच नहीं पाते वो सही तरीका कैसे होता है जो हम पैसे बचा सके। कुछ टिप्स पहले सबसे बताइए आप कि पैसे किस तरीके से हम बचा सकते हैं। ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया मैम। आज की डेट में आप कई बार देखेंगे, मेरा मानना है कि पैसा आप कितना कमा रहे हैं वो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, आपकी जो सेविंग है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सपोज एक पर्सन है जो 50,000 रुपये पर मंथ कमाता है, एक
पर्सन है जो 1 लाख रुपए पर मंथ कमाता है, कई बार आप देखेंगे 50,000 वाले के पास में बैकअप के रूप में पैसा है, फ्यूचर प्लानिंग है, लेकिन 1 लाख वाले के खर्चे ज्यादा हैं, वो 1 लाख कमा के 1,10,000 खर्च कर देता है। तो मेरा मानना ये, मैं हमेशा अपने क्लाइंट को समझाता हूँ, ये महत्वपूर्ण है कि आप कमा कितना रहे, महत्वपूर्ण ये कि आप बचा कितना रहे, आप अपने फ्यूचर को लेके कितने ज्यादा अवेयर हैं, आपकी फ्यूचर के जो गोल हैं क्या उसके लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं, और हर चीज के लिए प्लानिंग करते हैं। जस्ट एग्जांपल, कोई वर्किंग पर्सन होता है तो 2 दिन के वीकेंड के लिए पहले से प्लानिंग करता है, बिल्कुल, लेकिन आफ्टर 60 एक 20 साल का 15 साल का लंबा वीकेंड है। अभी आपके पास में भी आप कभी महसूस करना, आज की डेट में आपके पास पैसा है, लेकिन एक चीज नहीं है, वो समय है। लेकिन 60 साल के बाद में आपके पास समय ही समय होने वाला है, नहीं होगा तो क्या, पैसा। तो इसके लिए हमें प्लानिंग करनी चाहिए कि आज जो हम कहीं ना कहीं हमारे पास समय नहीं है, लेकिन फ्यूचर में हमारे पास समय होगा, तो उसके लिए प्लानिंग करनी चाहिए। सेकेंडली, सपोज हमने जो अपनी लाइफ में टफ कंडीशन देखी है, नो डाउट हर इंसान ये चाहता है कि मेरा बच्चा मुझसे भी ज्यादा एजुकेशन ले, अच्छा सेटल हो जाए, अच्छी जॉब हो जाए, लेकिन सिर्फ चाहने से नहीं होगा, उसके लिए पहले से प्लानिंग करनी जरूरी है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप कितना कमा रहे हैं इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं, बचा कितना रहे हैं। आपकी इनकम के साथ साथ आपकी इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है वो भी बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। इन्वेस्टमेंट के कैसे कई तरीके हो सकते हैं, बहुत तरीके होते हैं, उन तरीकों पे थोड़ा आप प्रकाश डालिए कि कैसे हम वो तरीका अपना सकते हैं। देखिए, मेरा मानना है कि आज के डेट में इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप लाइफ इंश्योरेंस के थ्रू, म्यूचुअल फंड के थ्रू, पोस्ट ऑफिस के थ्रू, शेयर मार्केट के थ्रू, बहुत सारे ऑप्शन के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जब हम इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं, उससे पहले हमें अपना गोल डिसाइड करना पड़ेगा। असल में जो सारे इन्वेस्टमेंट के टूल हैं, अलग अलग चीजों को लेके हैं। हाँ। आप शॉर्ट टर्म के लिए अलग प्रोडक्ट है, लॉन्ग टर्म के लिए अलग प्रोडक्ट है। तो फर्स्टली आप डिसाइड कीजिए कि आपका गोल क्या है, आपको कम समय के लिए पैसे इन्वेस्ट करना है या ज्यादा समय के लिए करना है, फिर आप रिस्क लेना चाहते हैं या विदाउट रिस्क लेना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग अगर आप प्लानिंग करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, उस तरीके से। क्या आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स भी अपने टाइम में क्या कहते हैं, जो थोड़ा बहुत अर्न कर रहे हैं या फिर सेविंग्स अपनी रखते हैं, वो भी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए आप क्या करेंगे, सजेस्ट करेंगे कि छोटे तरीके से वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, अगर उन्हें इन्वेस्टमेंट करना हो अपने सेविंग से, तो उनके लिए सबसे बेटर ऑप्शन क्या होगा? मेरा मानना है कि ये है मैम इस पॉइंट पे कि अगर आप छोटी सी इन्वेस्टमेंट से भी शुरू करते हैं ना, सपोज कोई स्टूडेंट है और उसकी छोटी सी इनकम है, मान लेते हैं, और 1,000 रुपए महीना से भी स्टार्ट करता है, तो भी वो पैसे को बचा सकता है। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। सपोज एक पर्सन है वो जो एक दिन जिम में गया 2 घंटे के लिए, तो क्या वो अपना वेट कम कर सकता है? आई थिंक बिल्कुल नहीं कर सकता है। लेकिन अगर 15 मिनट डेली जाएगा और 6 महीने तक जाएगा, तो आई थिंक उसमें रिजल्ट देखना शुरू हो जाएगा। ओबियसली यहाँ पे अगर भले ही कोई स्टूडेंट है वो महीने के 1,000 रुपए 500 रुपए से भी अगर स्टार्ट करता है, तो उसका फ्यूचर में जब वो पैसा सेव होगा और उसमें इंटरेस्ट एड ऑन होगा, तो फ्यूचर में उसके पास में एक फंड हो जाएगा। उससे क्या होगा, फ्यूचर में उसे एक हैबिट हो जाएगी। नो डाउट जब वो स्टूडेंट से एक वर्किंग लाइन में आएगा, तो उस टाइम पे वो उस चीज को इंक्रीज कर सकता है, अपनी सेविंग की जो अमाउंट है उसे इंक्रीज कर सकता है। हाँ, टाइम के साथ साथ जो स्मॉल इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया वो धीरे धीरे रेज हो सकती है। अमीर बनने की क्या सीक्रेट है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन मैम आपने किया है। मेरा ऐसा मानना है, अमीर बनने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप किसी अमीर आदमी के घर में जन्म ले लीजिए, भैया आप किसी अडानी अंबानी के घर में जी बिल्कुल जन्म ले लीजिए। सेकंड क्वेश्चन है कि आप किसी अमीर इंसान से शादी कर लीजिए। सपोज कोई फीमेल है तो मेल रिच पर्सन देख के शादी कर सकती है, और कोई मेल है तो वो फीमेल रिच पर्सन देख के शादी कर सकते हैं। मेनली सबका पहले वाला तो हो ही चुका है, जन्म तो में जहाँ पे लेना था वो ले चुके हैं। कुछ लोगों की शादी भी हो चुकी है, जिनकी नहीं हुई वो इस बारे में सोच सकता है। हाँ। और थर्ड होता है मनी मैनेजमेंट में। मनी मैनेजमेंट सबसे मेन चीज है। आप देखेंगे कई बार पैसा बहुत लोग कमा लेते हैं, लेकिन उसे बचा नहीं पाते। आप नोटिस करना, जब धीरू भाई अंबानी जी के 2 बेटे थे, एक अनिल अंबानी एक मुकेश अंबानी, जब उन्होंने अपने बच्चों को मतलब अपना पैसा बंटवाया, तो अनिल अंबानी के पास पैसा ज्यादा था कंपैरिजन टू मुकेश अंबानी, लेकिन वो उस हिसाब से प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं कर पाए। आज कहीं ना कहीं हम क्या देख पा रहे हैं, मुकेश अंबानी बहुत रिच हैं एज कंपेयर टू अनिल अंबानी। या आप कहीं और भी एग्जांपल दे सकते हैं। आपने देखा होगा सीसीडी के जो मालिक हैं, उन्होंने लास्ट में सुसाइड किया है।
एक छोटी सी संस्था से इतनी बड़ी उन्होंने एक कंपनी बनाई, कैफे कॉफी डे करके, और बाद में वो मनी मैनेज नहीं कर पाए और लास्ट में उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो आप बहुत देखोगे कुछ लोग होते हैं जो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, बहुत ऊपर तक जाते हैं, लेकिन एक टाइम पे जाके वो प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं कर पाते। तो सबसे मेन अगर कुछ है वो है मनी मैनेजमेंट का, वो सीखना प्रत्येक पर्सन को बहुत जरूरी है। मैनेजमेंट की बात आपने की, वो तो सिर्फ पैसे में नहीं, आजकल किसी भी बिजनेस को आप ऑप्ट कर रहे हैं, अगर आप सही तरीके से चीजें नहीं मैनेज करेंगे तो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय ही होगी। आप 10 साल से इस फील्ड में, सर कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी बताइए जिस क्लाइंट ने बहुत छोटे से इन्वेस्टमेंट कभी आपके उसमें स्टार्ट की हो, बट आज फ्यूचर में ही इज वन ऑफ द वेरी अर्न पर्सन, जिसको अच्छा खासा अपने इससे अर्न हो रहा है अपने इन्वेस्टमेंट से। मैम ऐसे हमारे पास में कई बहुत सारे क्लाइंट हैं जिन्होंने महीने का 10,000 से 5,000 से या 2,000 से स्टार्ट किया था और आज महीने का 50 से 60,000 रुपए इन्वेस्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि एक हैबिट क्रिएट हो जाती है। कई बार क्या होता है ना, जब हम सपोज हमने 5,000 महीने की SIP स्टार्ट की है, 3 साल 4 साल के लिए हमने इन्वेस्टमेंट किया है, 4 साल बाद हमने जो डिपॉजिट किया वो 2,40,000 रुपए हो गया। सपोज मान लेते हैं हमारी फंड वैल्यू 4 लाख रुपए हो जाती है, तो हमने डिपॉजिट क्या किया था 5,000, लेकिन जब उसे अपनी ऐप के अंदर अमाउंट दिखेगा 4 लाख, तो उससे कहीं ना कहीं एक विल पावर क्रिएट कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है और वो पैसा जब इंसान को जरूरत पड़ती है उस टाइम पे उसके पैसा काम आता है, तो बड़ा ही उसे लाइफ में सुकून फील होता है। तो ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल हैं। बहुत तरीके के इंश्योरेंस होते हैं आजकल, हम लोग सुनते हैं हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह की भी हम बात करते हैं, ये सब भी करवाना सेफ रहता है कहीं ना कहीं? जैसे हम बात तो कर रहे हैं, हम इंश्योरेंस करा रहे हैं, आपका सेव रहेगा, सेविंग्स के तरीके से काम करेगा, बट इसमें रिस्क भी तो यही रहता है कि ऑल ऑफ द सडन मार्केट कभी बढ़ती है, गिरती है, तो कई बार लोग उतना प्रेशर झेल नहीं पाते हैं। मान लीजिए अच्छा खासा अमाउंट अगर वो लगा देते हैं और ऑल ऑफ द सडन मार्केट अगर गिर जाती है, तो कुछ लोग इतना प्रेशर टैकल नहीं कर पाते हैं, उनके लिए क्या सजेशंस आप देंगे? मैम देखिए, मेरा मानना है कि 3 चीजें जरूरी होती हैं। सबसे पहला तो पैसा कमाना, कई लोग इसमें फेल हो जाते हैं। कुछ लोग पैसा कमा लेते हैं, वो बचा नहीं पाते, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कमा भी लेते हैं, बचा भी लेते हैं, लेकिन सही जगह नहीं बचा पाते। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर है वो ये है कि पैसा मैं जो बचा रहा हूँ, जो मैं इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, वो मेरा पैसा कितना सुरक्षित है। मुझे पता होना चाहिए कि मेरा पैसा कहाँ पे कितना सेफ है। जैसे मैं एक क्वेश्चन अभी आपसे करता हूँ, शायद आपको नहीं पता होगा, आपका बैंक अकाउंट कौन से बैंक में है? कैनरा बैंक में। 1 मिनट के लिए मान लीजिए कैनरा बैंक आज इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो क्या आपको पता है कि आपको कितना पैसा रिफंड मिलने वाला है? नो आइडिया। नो आइडिया। आपको पता है अपने प्रोफेशन के बारे में? हर इंसान को मेनली अपने प्रोफेशन के बारे में पता होता है। तो जस्ट एग्जांपल, कोई बैंक इंसॉल्वेंट हो जाता है तो मैम सिर्फ 5 लाख रुपए की सेफ्टी है गवर्नमेंट की। मतलब एज्यूम कीजिए आपके अकाउंट में आज 50 लाख रुपीज है और कैनरा बैंक इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको मैक्सिमम 5 लाख रुपए मिलने वाले हैं। वो भी मैक्सिमम। अगर सपोज किसी पर्सन के अकाउंट में 20,000 ही पड़े हैं तो 20,000 ही मिलेंगे। तो पैसा सुरक्षित कहाँ, ये पता होना चाहिए। अगर कोई बैंक इंसॉल्वेंट हो जाता है 5 लाख की गारंटी है। जितनी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां हैं लाइक HDFC, ICICI, टाटा, यहाँ पे कोई भी गारंटी नहीं है। मतलब अगर इंसॉल्वेंट हो जाती है तो गवर्नमेंट नहीं देने वाली है। जैसे बैंक में बैंक का हेड होता है RBI की संस्था DIGCC, डिपॉजिट इंश्योरेंस कैपिटल गारंटी कॉर्पोरेशन, वो इन बैंक को रेगुलेट करती है, तो वो 5 लाख दे देगी। लेकिन अगर कोई प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है तो वहां पे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। मतलब एज लीगली जो लिखा हुआ है, हालांकि IRDA होता है इंश्योरेंस का हेड, वो आपकी हेल्प करेगा। वो कितना मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, कम मिल पाएगा, उसका कोई फिक्स नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाएगी, लेकिन कम से कम पता होना चाहिए। अब आप पूछो कि फिर मेरा पैसा सेफ कहाँ पे है? बैंक में तो 5 लाख सेफ है। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में अगर मैं बात करूं, कंपनी रहेगी तो ऑब्वियसली आपका सेफ है, लेकिन अगर कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है तो सेफ नहीं है। म्यूचुअल फंड के अंदर भी आपका पैसा सेफ नहीं है। इंसॉल्वेंट अगर म्यूचुअल फंड सही परफॉर्म नहीं करते, 1 मिनट, हालांकि म्यूचुअल फंड में माइनस में या बिल्कुल 0 हो जाने के चांस बहुत कम होते हैं, लेकिन अगर हो जाता है तो कोई वो नहीं है चांस। शेयर मार्केट में भी कुछ नहीं है। आपका पैसा 2 जगह पे पूरी तरह से सुरक्षित है। फर्स्ट है पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस के अंदर क्या है कि अगर कल पोस्ट ऑफिस इंसॉल्वेंट हो जाता है तो गवर्नमेंट पैसा देने वाली है आपको। और दूसरा है LIC। अगर कल LIC इंसॉल्वेंट हो जाएगी तो गवर्नमेंट आपको पैसा देने वाली है। ये मतलब जो रूल रेगुलेशंस बने उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि इन सब जगह पे आपका पैसा डूब ही जाने वाला है, लेकिन अगर डूब जाता है तो नियम क्या है वो मैंने आपको बताया।
मैं भी सब चीजों को प्रमोट करता हूँ, मैं म्यूचुअल फंड भी कराता हूँ, शेयर मार्केट भी कराता हूँ, LIC भी कराता हूँ, लेकिन मैं अपने क्लाइंट को कहीं ना कहीं उसे एक्चुअल बताता हूँ कि आप कितना प्रेशर ले सकते हैं, आप कितने रिस्क में जाना चाहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग वो जानने के बाद में जहाँ पे हमें लगे वहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत बड़ी बात आपने यार ये बताई है सर। हम लोग ये जो प्राइवेट कंपनियों की आपने बात की है जिन पे ट्रस्ट नहीं रहता है, आप 10 साल से इस फील्ड में हैं सर, आपने क्या ड्रास्टिकली बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखी कि ग्रोथ हुई है, लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में आ रहे हैं एज कम्पेयर टू 10 साल जब पहले आपने स्टार्ट किया था? उतने टाइम में लोग उतना नहीं इन्वेस्ट करते थे, ना सोचते थे, बट आज तो आई थिंक सो आप 20 की एज क्रॉस कर रहे हैं तब से लोग स्टार्ट कर दे रहे हैं सेविंग्स करना अपने लिए कहीं ना कहीं बहुत तरीके से, तो वो ग्राफ बढ़ा है। डेफिनेटली मैम, बहुत बड़ा है। खास तौर पे अगर मैं बात करूँ इंश्योरेंस सेक्टर की, तो कोविड के बाद में इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत लोगों को सामने से अब लोग अप्रोच करते हैं कि भाई इंश्योरेंस होना चाहिए। और आज की डेट में आदमी म्यूचुअल फंड के थ्रू, शेयर मार्केट के थ्रू भी अपने पैसे को अच्छे रिटर्न के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। आप क्या मानते हैं, कोविड क्या इसका रीजन था? कोविड भी एक इसका रीजन है वैसे। हालांकि कहीं ना कहीं इंसान की आज की डेट में जो है ना, जो नॉलेज अपग्रेड हो रही है या अपने फ्यूचर को लेके थोड़ी अवेयरनेस जो यंगस्टर है उनमें खास तौर पे आ रही है, उसकी वो भी एक रीजन है। एक सही जगह कहाँ होती है अपने पैसे को इन्वेस्ट करना? मैम वो डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है। अगर सपोज अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग सोचूं तो मेरे लिए कौन सी सबसे सही जगह होंगी पैसा? आपका गोल क्या है मुझे आप बताएंगे तो मैं ज्यादा बेहतर उसके लिए आपको एडवाइस कर सकता हूँ। डेफिनेटली अभी तो मैं एज ए एंकर काम कर रही हूँ, तो इसी फील्ड में मैं अपने आप को आगे भी देखना चाहती हूँ, तो इस हिसाब से आप बताइए। भाई अगर आप आज की डेट में अगर आपका सपोज गोल है कि मुझे अच्छा रिटर्न चाहिए, तो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपके पास नॉलेज होना बहुत जरूरी है। यही एक चीज मैं आपको, सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर इन द मिडिल, अगर मान लीजिए एकदम बेसिक से मुझे इस चीज को जानना हो कि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, मैं इतना अर्न करती हूँ मंथली बेसिस पे, तो मैं अगर आपके पास आती हूँ कि मुझे इतना तो आप मुझे सजेस्ट करिए बिल्कुल बेसिक से कैसे मैं कर सकती हूँ, कैसे मैं बचा भी सकती हूँ उसमें, और फ्यूचर के लिए भी अपने बिल्कुल मैं उसमें बचा सकती हूँ। बिल्कुल एकदम बेसिक से आप मुझे बताइए। देखिए बेसिक से अगर सपोज आप एक अमाउंट डिसाइड करेंगे, फर्स्टली सपोज आप चाहते हैं कि महीने का 25,000 या 20,000 की सेविंग करनी है, तो उसे आप डिवाइड कर दीजिए। आप अपने जो आपके लॉन्ग टर्म विजन है उसके लिए अलग से सेविंग कीजिए, जो भी आपको 2 साल बाद पैसा चाहिए उसके लिए अलग से सेविंग कीजिए। आपके पास में कुछ इमरजेंसी फंड भी होना चाहिए। ईश्वर ना करे कोई हमारी सपोज जॉब ड्रॉप हो जाती है, कोई और रीजन हो सकता है, तो हमारे पास इमरजेंसी फंड हो सकता है। तो अगर हम एक ही जगह पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो अकॉर्डिंग टू मी वो गलत है। आपका पैसा सब जगह होना चाहिए। आपका पैसा म्यूचुअल फंड में भी होना चाहिए, आपका पैसा शेयर मार्केट में भी होना चाहिए, आपका पैसा लाइफ इंश्योरेंस में भी होना चाहिए, सभी जगह होना चाहिए। अगर मैं बात करूं कि आपको स्टार्टिंग कहां से करना चाहिए, वो लाइफ इंश्योरेंस से करना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस बेस है। लाइफ इंश्योरेंस के बाद में आपके पास में सारी चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, उसके पास में बाद में आपके पास में FD RD होनी चाहिए। उसके बाद में अगर आप थोड़ा रिस्क लेने के लिए कैपेबल हैं तो आपके पास में म्यूचुअल फंड होना चाहिए। उसके बाद में अगर आपके पास में और पैसा है और आप हाई रिस्क ले सकते हैं, देन आपको स्टॉक मार्केट यानी कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये राइट तरीका है। बिल्कुल बेसिक से लेके बेसिक से करना चाहिए, सही तरीका है। MF की अगर हम बात करें और शेयर मार्केट, इन दोनों में से बेस्ट ऑप्शन क्या होता है लोगों के लिए? मैम ये जो चीज है ये डिपेंड करती है कि जो क्लाइंट इन्वेस्ट कर रहा है उसके पास में नॉलेज कितनी है और रिस्क कितना ले सकता है। अगर सपोज किसी पर्सन को प्रॉपर नॉलेज है शेयर मार्केट की और वो रिस्क लेने के लिए कैपेबल है, तो शेयर मार्केट बेस्ट है। शेयर मार्केट में जो आपको रिटर्न मिल सकता है वो कहीं नहीं मिल सकता। लेकिन अगर किसी इंसान के पास में नॉलेज भी थोड़ा कम है और रिस्क भी थोड़ा कम लेना चाहता है, तो MF बेस्ट है। मैं आपको सिंपल वे में समझाऊं, शेयर मार्केट क्या है कि सपोज आपने टाटा के शेयर में इन्वेस्ट किया है, तो अगर टाटा कंपनी परफॉर्म करेगी तो आप भी परफॉर्म करेंगे, और ईश्वर ना करे वो थोड़ा डाउन जाती है तो आप भी डाउन जाएंगे। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, वही सपोज आपने 10,000 की SIP की, तो आपका 10 फंड सपोज ब्रोक हो गए, आपका पैसा 10 टुकड़ों में लगा है। आपका पैसा सपोज टाटा में लगा है, रिलायंस में लगा है, अडानी की कंपनी में लगा है, अलग अलग जगह लगा है, तो कहीं पे रिटर्न ज्यादा आएगा, कहीं पे कम आएगा, कहीं पे बहुत ज्यादा आएगा, तो रिस्क के चांस कम हो जाते हैं और उसमें रिटर्न भी थोड़ा कम आता है, लेकिन वो थोड़ा सेफ हैंड माना जाता है। एक नॉर्मल इंसान का लाइफ इंश्योरेंस कितना होना चाहिए सर?
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया मैम आपने। कई बार क्या होता है ना कि इंसान सोचता है कि यार मैंने तो लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है, मेरे पास तो पॉलिसी है, मेरे पास तो LIC है। लेकिन मेरा मानना ये या रूल ये बोलता है कि आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू के हिसाब से आपका लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। आपकी एज कितनी है राइट नाउ? राइट नाउ आई एम 26 है। 26। ऐसा माना जाता है कि एक पर्सन की वर्किंग एज होती है 60 साल। मैं मान लेता हूँ आपकी इनकम थोड़ा हो सकता है कम ज्यादा भी हो, लाख रुपए पर मंथ है, तो इस प्रकार साल के आप 12 लाख रुपए कमा रहे हैं। आप 26 के हैं तो 60 साल तक जाते जाते आपके पास अभी 35 ईयर और है। तो 12 लाख को अगर हम 35 ईयर से इंटू करेंगे तो ये आता है मैम 4 करोड़ 20 लाख रुपए। मतलब अगर आपकी इतनी ही इनकम रहती है तो आप 4 करोड़ 20 लाख रुपए कमाने वाले हैं और अपने परिवार की सारी नीड की फुलफिल करने वाले हैं। लेकिन नो डाउट फ्यूचर में माना ही जाता है कि आपकी इनकम भी बढ़ेगी, आपकी लाइबिलिटी भी बढ़ेगी, आपका लाइफस्टाइल भी बढ़ेगा, आपकी जिम्मेदारी बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगी। तो अगर इसमें इन्फ्लेशन मिला देते हैं तो आराम से 15 से 20 हजार तक आप अर्न करने वाले हैं। तो आपकी जो ह्यूमन लाइफ वैल्यू निकल के आती है वो 20 CR निकल के आती है। तो आपका लाइफ इंश्योरेंस 20 CR का होना चाहिए। अब इसमें भी 3 तरीके होते हैं मैम, सिल्वर, गोल्ड और डायमंड। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। सपोज आपकी मंथली इनकम 1 लाख रुपए, उसमें से जो आपके फिक्स एक्सपेंस है जैसे ग्रोसरी का खर्चा हो गया है ना, ये जो फिक्स एक्सपेंस है वो कितना मान लूं मैं रफली? मान लीजिए आप 50 हजार। मतलब 50,000 तो आपकी दैनिक जो जरूरत होती है इंसान की उसको फुलफिल करने के लिए आपके जाहिर है। तो 50% हो गया। तो 50% हुआ ना ये, तो 20 CR का 50%, यानी कि आपका 10 CR तो होना ही चाहिए। जिससे कम से कम वो इंसान अगर ना रहे तो उसके बाद में जो इंसान की बेसिक जरूरतें होती है, रोटी, कपड़ा और मकान, वो कम से कम चलता रहे। अब इसमें सेकंड लेवल आता है, जो आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं उसमें से मान लेते हैं 50 लाख रुपए 50% आप अपने ऊपर खर्च कर रहे थे। सेकंड लेवल आता है कि आप सब कुछ 25,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे थे म्यूचुअल फंड के थ्रू या LIC के थ्रू। वो किस लिए कर रहे थे कि फ्यूचर में मेरे बच्चों के एजुकेशन में, मैरिज में या रिटायरमेंट के टाइम पे मुझे पैसा काम आएगा। तो अगर आप 15 CR का इंश्योरेंस कराएंगे यानी कि अपनी ह्यूमन लाइफ वैल्यू का 75%, तो वो भी फुलफिल हो जाएगी। और थर्ड लेवल आता है कि इंसान की कुछ जरूरतें होती है, कुछ चाहते होती हैं, जैसे मुझे अपना फोन एक्सचेंज करना है, मुझे कहीं घूमने जाना है। जो 20-25 हजार का अमाउंट होता है वो कहीं ना कहीं हम लग्जरी पे खर्च करते हैं। एग्जैक्टली। तो वो भी अगर हम उसे भी कवर कर लेते तो हमारे ना रहने के बाद में हमारा परिवार ना कि सिर्फ सरवाइव करेगा, हमारे बच्चे की अच्छी एजुकेशन भी होगी, हमारे बच्चों की मैरिज भी होगी, और जो लाइफ स्टाइल हम मेंटेन कर रहे थे वो सेम हमारा परिवार कर पाएगा। लेकिन अगर हम 20 CR का नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट हमें जो हमारा बेसिक है 10 CR या फिर और जितना हम कर सकते हैं मैक्स टू मैक्स उतना हमें करके रखना चाहिए। और एक बात मैं और बताना चाहूंगा आपके माध्यम से आपकी और ऑडियंस को, लाइफ इंश्योरेंस कभी भी इसलिए नहीं कराना चाहिए कि हम मरने वाले हैं। लाइफ इंश्योरेंस हमें इसलिए कराना चाहिए कि हमारे जाने के बाद हमारा परिवार जिंदा रहने वाला है, और उन्हें जिंदा रहने के लिए, अपने जीवन को यापन करने के लिए, परिवार को अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। और एक लाइफ इंश्योरेंस सबसे बेस्ट टूल है जिससे इजीली पैसा आ सकता है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल और ऐड ऑन करूंगा प्लीज। सपोज आज आप एक गाड़ी परचेज करते हैं, है ना, मान लेते हैं 20 लाख रुपीज की। तो जब आप वो 20 लाख रुपीज की हम गाड़ी निकलवाते हैं शोरूम में से, तो कंपनी वाले उसका इंश्योरेंस करके देते हैं हमें। तो आपको कंपनी वाले इंश्योरेंस करके देंगे 20 लाख रुपीज का। क्यों? क्योंकि ईश्वर न करे आपकी गाड़ी की चोरी हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए तो आपका कितने का नुकसान होगा? 20 लाख का। लेकिन नेक्स्ट ईयर जब आप उसका इंश्योरेंस कराएंगे तो उसकी वैल्यूएशन थोड़ी कम हो जाएगी, लगभग 18 लाख 17.5 लाख। तो अगले साल कितने का इंश्योरेंस होगा? जितनी उसकी वैल्यूएशन है। तो चाहे वो गाड़ी हो या बाइक हो, आल्टो हो या ओडी हो, मारुति हो या मर्सिडीज हो, इंश्योरेंस कितने का होता है? जितनी उसकी वैल्यूएशन। तो इंसान का कितने का होना चाहिए? जितनी उसकी वैल्यूएशन है। और एक बात और भी यहाँ पे समझने वाली, कई बार इंसान क्या करता है ना, उसकी गाड़ी का इंश्योरेंस है लेकिन उसका खुद का इंश्योरेंस नहीं है, जबकि वो ये भूल जाता है कि गाड़ी उसकी वजह से आई है। वो होगा तो जैसे आप ही अभी आपसे 60 साल तक जाते जाते आप 2-3 गाड़ी चेंज कर देंगे, लेकिन कब जब आप होंगे ना तब ना, तो गाड़ी से पहले हमारा होना चाहिए, लेकिन हम वो भूल जाते हैं कई बार। बहुत बड़ी बात आप सोच के बता रहे हैं। हमें भी ये सारी चीजें सोचनी चाहिए। हम रहेंगे तो हम बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में कर सकते हैं।
हेल्थ इंश्योरेंस कराना कितना जरूरी होता है हमारे लिए? मैम आज की डेट में करंट सिनेरियो में हेल्थ इंश्योरेंस बड़ा मस्ट है। कोविड के बाद तो और ज्यादा लगता है कोविड के बाद तो और भी ज्यादा है। और देखो मैं आपको एक एग्जांपल में कई बार अपने क्लाइंट को देता हूँ। 5 दिन 4 रातें आप गोवा में बिताइए, आपको 50 से 60 हजार रुपए का बिल आएगा। वही 5 दिन 4 रातें आप मैक्स हॉस्पिटल में बिताइए, आपका 8 से 10 लाख रुपए का बिल आ जाएगा। तो कई बार क्या होता है ना, हम सेविंग करते हैं अपने फ्यूचर को गोल बनाने के लिए, हमने 10 20 30 50 लाख बचा लिए, लेकिन ईश्वर ने करे कोई हेल्थ इशू हुआ वो एकदम से खत्म। तो हेल्थ इंश्योरेंस आज की डेट में बहुत ज्यादा जरूरी है, एवरी पर्सन के पास होना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस लेने का सही टाइम क्या होता है? देखिए इसे अगर मैं थोड़ा मजाक की मूड में बोलूं तो मरने से 1 दिन पहले लाइफ इंश्योरेंस हम ले लें तो परिवार को खुले मिल सकता है। लेकिन सही टाइम में 2 चीजें होती है, मैं आपको बताऊं। जितनी जल्दी हम लेंगे उसमें 2 बेनिफिट मिलते हैं। लाइफ इंश्योरेंस में बेसिकली क्या होता है ना, एज के हिसाब से प्रीमियम आता है। मतलब सपोज एक पर्सन 25 साल का है, उसे 1 करोड़ का इंश्योरेंस कराना है, उसका प्रीमियम जो आएगा 27 वाले का उससे ज्यादा आएगा, 28 वाले का उससे ज्यादा आएगा, 30 वाले का उससे ज्यादा आएगा। तो फर्स्ट रीजन तो ये है कि अगर हम कम एज में करा लेते हैं तो हम सस्ते में खरीद सकते हैं, बिल्कुल सस्ते में खरीद सकते हैं। सेकंड क्या है कि सपोज एक पर्सन 45 में जाके इंश्योरेंस कराता है और वो चाहता है कि मुझे कवरेज 60 साल तक का चाहिए, और सपोज वो 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस कराता है तो उसको 15 साल में वो पैसा देना है, तो प्रीमियम बड़ा ज्यादा आएगा। ठीक है, लेकिन वो इंश्योरेंस अगर एक 25 साल का 30 साल का पर्सन करा लेता है तो वो पैसे उसे लंबे समय तक देना है, तो प्रीमियम कम आएगा। तो जल्दी लेने के 2 बेनिफिट हैं, एक तो कम पैसों में ज्यादा बड़ा इंश्योरेंस ले सकता है, और दूसरा ये है कि कम एज पे कम ईएमआई आती है, और थर्ड ये भी है कि समय का कुछ पता नहीं है। कई बार इंसान क्या सोचता है ना कि मुझे तो कोई हेल्थ इशू है नहीं, तो मुझे लाइफ इंश्योरेंस की ऐसी कोई नीड नहीं है। मैं आपको बताऊं, हेल्थ इशू से जो इंसान की डेथ होती है ना, वो लगभग 15 से 25% ही होती है। 60 to 70% और भी रीजन हो सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है और कोई रीजन हो सकता है, मल्टीपल रीजन है डेथ होने के। खाली ये नहीं है कि भाई मैं हेल्थ से फिट हूं तो मुझे कुछ हो नहीं सकता। तो राइट तरीका है कि जैसे ही मुझे मेरी इनकम स्टार्ट हो, मेरा करियर स्टार्ट हो, मुझे अपना लाइफ इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके हमें स्टार्ट कर वो इंक्रीज भी कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा टाइम रहते, जैसे हमारी ग्रोथ होती रहती है उसी अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। किस पर्पस के लिए सर लाइफ इंश्योरेंस बेस्ट है और किसके लिए एमएफ बेस्ट होता है? ये बड़ा ही मैम आपने अच्छा क्वेश्चन किया है। देखिए हमारी लाइफ में 2 तरह के ड्रीम होते हैं, 2 तरह के हमारे गोल होते हैं। एक गोल वो होते हैं कि जो मुझसे संबंधित है, एक होते हैं जो हमारे परिवार से संबंधित है, या इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, एक गोल वो होते हैं जो पूरा हो जाए जब भी चलेगा, नहीं होगा जब भी चलेगा। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज मेरे पास में अभी 2 साल का बेटा है और मैं चाहता हूँ कि अब से 15 साल बाद मेरे बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए मुझे पैसा चाहिए, तो उसके लिए मैं म्यूचुअल फंड कर लेता हूँ। लेकिन वहाँ पे 2 माइनस पॉइंट मुझे फेस करने पड़ेंगे। पहला माइनस पॉइंट क्या है कि मैंने म्यूचुअल फंड किया, ठीक है, मान लेते सब कुछ अच्छा जा रहा है, 15 साल बाद मुझे अपने बच्चे को MBBS में एडमिशन कराना है, लेकिन उसी टाइम पे मार्केट क्रैश हो जाती है। मेरी फंड वैल्यू थी 50 लाख रुपए, वो घट के रह जाती है 35 लाख 30 लाख। तो मेरे पास में 2 ऑप्शन होंगे मैम, या तो मैं अपने पैसे को माइनस में निकालूं या बेटे को बोलूं 2 साल अभी वेट कर ले। पहला तो ये हो सकता है, तो ये माइनस पॉइंट है उसका। सेकंड माइनस पॉइंट क्या है कि ईश्वर न करे मैंने स्टार्ट की SIP और साल भर बाद या 2 साल बाद मुझे कुछ हो जाता है, उस केस में जो मैंने आपको पता होगा बेसिकली म्यूचुअल फंड के अंदर अगर ईश्वर न करे मिसहैपनिंग हो जाती है तो सिर्फ वही पैसा मिलता है जो हमने इन्वेस्ट किया है और मार्केट वैल्यू। तो उस केस में मेरे बच्चे की एजुकेशन का क्या होगा। लेकिन अगर उसी बच्चे के लिए मैं लाइफ इंश्योरेंस के माध्यम से इन्वेस्ट करता हूँ तो अगर मुझे कुछ हो जाता है तो कंपनी जो मैच्योरिटी वो जब भी देगी। बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस के अंदर क्या होता है कि सपोज आप 10,000 महीने की आपने पॉलिसी ली है जी, और 15 साल की पॉलिसी ली है, 15 साल में आपके पास से 18 लाख रुपए जाना है, जो भी आपको 30, 35, 40 जो भी एक्स अमाउंट आपको मिलना है, तो मेनली लगभग उतने रुपए का उसके अंदर कवरेज भी होता है। अगर कुछ हो जाता है तो 35-40 लाख रुपए 30 लाख रुपए जब भी परिवार में आएंगे, और कुछ नहीं होता तो जब भी आएंगे। मार्केट अप होगी जब भी आएंगे, मार्केट डाउन होगी जब भी आएंगे। तो जो नीड ऐसी है जैसे बच्चे की एजुकेशन, बच्चे की मैरिज,
मेरे होने पे भी और मेरे ना होने पे भी होनी चाहिए, और फिक्स टाइम पे होनी चाहिए। उसके लिए लाइफ इंश्योरेंस बेस्ट है। म्यूचुअल फंड किस लिए बेस्ट है? सपोज आज मेरे पास में गाड़ी है, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि अब से 5 साल बाद मुझे और अच्छी गाड़ी लेनी है, और मैं चाहता हूँ कि मुझे लोन नहीं लेना है, खुद से लेनी है। 30 लाख रुपए की गाड़ी की वैल्यूएशन है, तो मेरे पास में 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि मैं 5 साल बाद लोन कराऊं जब लूं, तो मुझे 30 लाख की गाड़ी के लिए 40 लाख 45 लाख रुपए भरने पड़ेंगे। बेटर ऑप्शन ये है कि मैं उसके लिए SIP स्टार्ट कर दूं म्यूचुअल फंड में। 5 सालों में 20 लाख रुपए सपोज मैं डिपोजिट करता हूँ, मार्केट अच्छा बूम करती है, मुझे 30-35 लाख रुपए का रिटर्न मिल जाता है, तो मैं गाड़ी ले सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे भी 2 वे कंडीशन अगर हम लगाएं, ईश्वर ना करे मार्केट डाउन हो जाती है, तो गाड़ी 1 साल बाद भी ली जा सकती है। ईश्वर ना करे मुझे कुछ हो जाता है, तो गाड़ी का सपना किसका था? मेरा। मैं कल नहीं भी रहता तो वो जब भी कोई दिक्कत नहीं, अगर वो पूरा नहीं भी होगा। तो जो नीड ऐसी है जो मुझसे संबंधित है, या पूरी हो जब भी चलेगा, नहीं पूरी हो जब भी चलेगा, उसके लिए म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट बेस्ट है। जो मेरे लाइफ का ड्रीम ऐसा है जो पूरा होना ही चाहिए, उसके लिए लाइफ इंश्योरेंस बेस्ट है। और यहाँ पे मैं एक एग्जांपल भी आपको समझाता हूँ। 1 मिनट के लिए मान लीजिए कोई एक पर्सन है, उसका बच्चा है, वो 10th में फेल हो जाता है, तो उसके फादर उसके सेकंड चांस देंगे नहीं देंगे? ऑब्वियसली बात है, देंगे। सपोज वो सेकंड चांस में फेल हो जाता है, तो आई थिंक थर्ड चांस भी थोड़ा समझाने के बाद, डांटने के बाद कि लास्ट चांस है आपका जी, वो दे देंगे आई थिंक। हाँ। तो एक बात आप याद रखिएगा, अगर बच्चा फेल हो जाएगा ना तो चलेगा, लेकिन अगर बाप फेल हो जाएगा तो बिल्कुल नहीं चलेगा। बच्चे को सेकंड चांस थर्ड चांस मिल सकता है, फादर को नहीं मिल पाएगा, मदर को नहीं मिल पाएगा। एक मिडिल क्लास फैमिली की अगर हम बात करते हैं सर, तो उनका थॉट रहता है कि हाँ हम पैसा बचाना चाहते हैं, बचाना भी चाहते हैं, बट कहीं पे हमें ऐसा लगता है पैसा उतना रहता नहीं उनके पास कि वो क्या अपने खर्चे कितने पैसे में उठाएं, उसमें से सेव भी करें, बच्चों का भी देखें, तो सारी चीजें मैनेज नहीं हो पाती कहीं न कहीं। तो मिडिल क्लास फैमिली के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे, किस तरीके से वो पैसा बचा सकते हैं? ये बहुत आपने अच्छा क्वेश्चन किया, और आज के डेट में काफी पर्सन इसी बात को लेके मतलब बड़ा परेशान रहते हैं। देखिए मैम, 2 चीजें होती है लाइफ में, एक होती है जरूरत, एक होती है चाहत। ठीक है ना? चाहत क्या होती है? हर इंसान चाहता है कि मेरे पास में अच्छी गाड़ी हो, अच्छा बंगला हो, लेकिन उसकी चाहत है। कई बार कुछ चीजें होती है जरूरत, मतलब इसे हम नीड वर्सेस वांट बोल सकते हैं एक तरीके से। जरूरत क्या है कि मेरे पास में ये फोन होना ही चाहिए, ये गाड़ी मुझे लेनी है। तो सेम एज यहाँ पे भी क्या होता है ना, मिडिल क्लास के केस में हम अगर चाहत के हिसाब से ट्रीट करेंगे कि मैं पैसे को मुझे बचाना है, तो नहीं बच पाएगा। जरूरत सोचेंगे कि मुझे बचाना ही है, तो बच पाएगा। और ये भी बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें मैं थोड़ा इसमें डीप में जाके आपको बताने का प्रयास करूंगा। पैसे बचाने के देखो 2 तरीके होते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंस इजिकल टू सेविंग। इनकम माइनस एक्सपेंस इजिकल टू सेविंग, इसे हम बोलते हैं झूठन वाला तरीका। देखो, इनकम माइनस सेविंग इजिकल टू एक्सपेंस, इसे हम बोलते हैं प्रसाद वाला तरीका। मैं एक बड़ा अच्छा एग्जांपल आपको यहाँ पे देना चाहूंगा। आप कभी फील करना, आपकी मदर या ग्रैंड मदर जब खाना बनाती होगी ना आज भी, तो हम जब खाना बनाते हैं तो उसमें एक छोटा सा आटे का टुकड़ा ऐसे अग्नि को भूख लगाते हैं, उसमें से 1 से 2 रोटी निकालते हैं, वो गाय को देते हैं, देते हैं ना आज भी। उसके बाद में हम खुद खाना खाते हैं। उसके बाद में अगर बच जाती है कोई रोटी तो कुत्ते को डाल देते हैं जी। तो आप कभी महसूस करना, सदियों सदियों से आपके घर पे क्या होते आ रहा है कि डेली खाना बनता है, गाय को डेली जाती है, आप भी डेली खाते हो जी। कुत्ते को कई बार 1 मिलती है, कई बार 4 मिलती है, कई बार नहीं मिलती है। तो इससे हम क्या लर्निंग ले सकते हैं? जैसे हम खाना बनाते हैं, खाना बनाने के बाद हम जब गाय को खिलाते हैं तो एक तरह से वो भोजन हमारा क्या बन जाता है? प्रसाद। उस प्रसाद को हम ग्रहण करते हैं, लास्ट में जो झूठन स्वरूप बचता है उसमें कुत्ते को डाल देते हैं। तो कुत्ते के केस में कई बार मिल पा रहा है उसे, कई बार नहीं मिल पा रहा, कई बार ज्यादा मिल पा रहा है, कई बार कम मिल पा रहा है। इसी प्रकार अगर ये फॉर्मूला हम अपनी सेविंग में तरीके में अपना लें तो हमारी सेविंग ऑटोमेटिक होने लगेगी। जस्ट एग्जांपल, एक मिडिल क्लास आदमी, उसकी इनकम है 50,000 रुपए, वो चाहता है कि मुझे 15,000 रुपए की सेविंग करनी है, तो उसकी इनकम आई 50,000, उसमें से उसने 15,000 पहले सेव कर दिए, बचे 50,000 माइनस सेविंग, 50,000 माइनस 50,000 माइनस 15,000 उसने सेव कर दी, बचे कितने?
35,000। 35,000 में उसने घर का खर्चा अपने एक्सपेंसेस चलाया। निकाले। हाँ। तो ये वाले तरीके से वो पैसा बचा पाएगा। अभी तक वो क्या करता है, 50,000 रुपए आ रहे हैं, उसमें से वो खर्चा करता है। अच्छा एक बात और कभी आप महसूस करना, आपको इस प्रोफेशन में जितना भी समय हो गया, कई बार ऐसा होगा कि हमारी सालों तक सैलरी सेम रहती है ना, इंक्रीजमेंट होता है 6 महीने बाद, साल भर बाद, लेकिन खर्चा कभी भी सेम नहीं होता। किसी महीने 50 का होगा, किसी महीने 45 का होगा, किसी महीने 65 का होगा। तो अगर हम दूसरे वाले तरीके से करेंगे तो उस महीने सपोज आप इनकम आई 50,000, हमने इस महीने 47,000 खर्च कर दिए, तो बचे कितने 3,000। 55 कर दिए तो माइनस में चले गए, है ना। तो सही तरीका है कि पहले हम बचा लें, उसके बाद हम खर्च करें तो हम कर पाएंगे। इस बात को आप दूसरे तरीके से भी ट्रीट कर सकते हैं। सपोज आप मार्केट जाते हैं और आपकी इस समय पॉकेट में पर्स में 40-50 हजार रुपए पड़े हैं, आप मार्केट से गए किसी काम को लेके, आपको कोई चीज पसंद आ गई, तो आप इमीडिएटली आपके पास पैसा पड़ा या आप उसे परचेज कर लेंगे। लेकिन 1 मिनट के लिए मान लीजिए आपको सपोज कहीं जहाँ से गुड़गांव जाना है, कोई वर्क है और आपके पॉकेट में 2,000 ही पड़े हैं, तो आप सीधा जाएंगे, वो काम करेंगे और डायरेक्ट वापसी आ जाएंगे। तो सही तरीका ये है कि हम पैसे को बचा लें पहले, बाद में हम खर्च करें। और एक एग्जांपल मैं यहाँ पे और भी देना चाहूंगा, समझना मेरी बात को। 1 मिनट के लिए मान लीजिए कोई पर्सन है, उसकी सैलरी 1 लाख या 50,000 है, वर्ल्ड वार चल जाता है, कंपनी बोलती है कि हम जो भी सैलरी है उसमें से 10% माइनस करके देंगे, तो ईच एंड एवरीवन करेंगे जॉब को कंटिन्यू या छोड़ देंगे? करेंगे। तो जो 50,000 पर मंथ कमा रहा था, उसकी सैलरी कितनी होगी राइट नाउ? 45। तो 45 में सर्वाइव कर रहा है ना, या 40 में सर्वाइव कर रहा है ना, तो ईश्वर ने वो 10% कम में भी सर्वाइव कर रहा है। अब दूसरा इसमें क्वेश्चन लाते हैं, ईश्वर ने अगर एक कंपनी बोलती कि आप जॉब कीजिए, हम आपको सैलरी नहीं देंगे, फिर करेंगे नहीं करने के? फिर नहीं करेंगे। तो ईश्वर आप 10% माइनस में कम कर सर्वाइव कर रहे हैं, तो वो 10% अगर आप इन्वेस्ट कर देंगे, मतलब 50,000 में से 5,000 रुपए आप इन्वेस्ट कर देंगे, है ना। 5,000 रुपए का सपोज हम लाइफ इंश्योरेंस ही ले लेंगे, है ना, 1 करोड़ रुपए का हम इंश्योरेंस ले लेंगे। ईश्वर ना करे कल हमारी इनकम जीरो हो जाती है। इनकम जीरो से यहाँ से मेरा तात्पर्य है कि पर्सन की डेथ हो जाती है, तो 1 करोड़ रुपए का जो लाइफ इंश्योरेंस है वो परिवार को 1 करोड़ आएंगे। बैंक में अगर परिवार उनकी 1 करोड़ रुपए की एफडी भी करा देगा, तो 5% के इंटरेस्ट के हिसाब से 6% का कम इंटरेस्ट मान लेते हैं एफडी में, तो परिवार को पर ईयर 6 लाख रुपए मिलेंगे, यानी कि 50,000 रुपए उसकी सैलरी आ रही है। तो वो 5,000 रुपए जब हम एक तरह से 5,000 अगर हम कंपनी के कम करने पे जो हम एडजस्ट कर रहे हैं, अगर उसे हम पहले से ही कर लेंगे तो हम सही प्लानिंग कर सकते हैं। बिल्कुल, इस तरीके से सोचा जाए तो कितनी सारी चीजें हम लोग बचा सकते हैं, खुद के लिए भी और इन फ्यूचर अपने आने वाली फैमिली के लिए भी। एक सही मैनेजमेंट, एक सही प्लानिंग कितनी जरूरी होती है ये हमें आज समझ में आ रही है। हमारे पास अगर 4 चीजें हैं, सपोज करिए हमारे पास कार है, हमारे पास बाइक है, मोबाइल फोन है, घर है, इन सब में सबसे ज्यादा कीमती आप किस चीज को मानते हैं जिसमें हमें सबसे पहले इंश्योरेंस करा लेना चाहिए? अगर आप मुझसे पूछिए तो अकॉर्डिंग टू मी आपको घर का, बाइक का, इन सब का इंश्योरेंस से पहले आपका खुद का इंश्योरेंस होना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें आई किसकी वजह से है? जस्ट बिकॉज ऑफ मी, आपकी वजह से आई है ना। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ऐड ऑन करूंगा, मेरी बात को आप समझना प्लीज। 1 मिनट के लिए मान लीजिए हमारे पास एक मुर्गी है जो एवरीडे एक सोने का अंडा देती है, तो अगर मैं आपको प्रपोजल दूं कि मैम या तो मैं अंडे का इंश्योरेंस करूंगा या मुर्गी का, तो किसका कराना पसंद करेंगे? मुर्गी का ज्यादा बेटर रहेगा। ये आपने जो आंसर दिया ये आपने बिल्कुल ओके दिया है, लेकिन मेनली लोग इस बात को समझते तो हैं लेकिन मानते नहीं है। जस्ट एग्जांपल, एवरी पर्सन के पास में 100 में से 99% अगर आप देखेंगे कोई भी मोबाइल फोन हो, उसके मोबाइल के ऊपर उसका टेम्पर होता ही होता है, बैक कवर होता है। गाड़ी 4 पहियों पे चलती है लेकिन 5वां स्टपनी के रूप में होता है। आधे घंटे के लिए लाइट ना भाग जाए उसके लिए घर पे इन्वर्टर होता है। लाइट तेज ना जाए उसके लिए एमसीबी होती है। तो अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू मी, ये जो फोन है ना टूल, ये एक तरह से अंडा है, और जो इसको प्रोटेक्ट कर रहा है यानी कि टेम्पर, वो उसका इंश्योरेंस है। ठीक है ना। लाइट एक टूल है, इन्वर्टर उसका इंश्योरेंस है। इसी प्रकार ये सब चीजें अंडे हैं। मुर्गी कौन है? हम स्वयं।
हम होंगे तो लाइफ में अब से जाके रिटायरमेंट तक पता नहीं कितने हम फोन चेंज कर देंगे, गाड़ी भी चेंज कर देंगे, हाउस भी चेंज कर देंगे। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू मी इंश्योरेंस अगर किसी का होना चाहिए वो हम है। हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा अगर कोई इम्पोर्टेंट है ना वो हम खुद है। कितना बेहतरीन तरीका रहता है ना, छोटी छोटी चीजों में से कनेक्ट करके सर एग्जाम्पल निकाल रहे हैं कि हम इस तरीके से ऐसे ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल के जरिए इन्वेस्टमेंट सेविंग कर सकते हैं। कभी शायद हमारा इन सब चीजों पे दिमाग जाता ही नहीं है, बट सर का गया कहीं ना कहीं, उन्होंने कनेक्ट करके आप सबके लिए इतने बेहतरीन एग्जाम्पल्स देके आए। हम बात करें सर बच्चों के लिए, अगर एजुकेशन उनकी करनी हो या फ्यूचर में उनका मैरिज अगर हम करना चाहते हैं तो उसके लिए MF है या इंश्योरेंस, बेटर क्या होगा? मैम ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आपने किया है, और अकॉर्डिंग टू मी अगर बात कीजिए तो दोनों होने चाहिए, लेकिन कैसे होने चाहिए मैं आपको समझाता हूँ। एक मिनट के लिए मान लीजिए आपके पास में एक बेटा है और आपको उसकी आफ्टर 12th अच्छी एजुकेशन करनी है, तो मिनिमम कितना पैसा चाहिएगा आपको और मैक्सिमम कितना चाहिएगा? मिनिमम की बात करें हम तो 10 से 20 लाख तो हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है। मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो 80,000 से 1 करोड़ तो हमें चाहिए होता है आजकल, अगर बेस्ट करना हो हमें उनका एजुकेशन। ओके। और सेकंड क्वेश्चन, एक मिनट के लिए मान लीजिए आपके पास एक बेटी है, उसकी आपको मैरिज करनी है, तो मैरिज में कितना पैसा मिनिमम चाहिए और कितना पैसा मैक्सिमम चाहिए? मान के चलिए हमें 5 लाख, 5 से 10 लाख हमें होना ही चाहिए मिनिमम हमें। और मैक्सिमम? करोड़, 5 करोड़। आजकल तो लाविश शादियां बहुत करने का कॉन्सेप्ट आ गया है, इतना होना चाहिए। ठीक है। अब इसमें दो चीजें हैं मैम, समझिए। एक तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो अभी की बात कर रहे हैं। आपको शादी कब करनी है, सपोज अब से बेटी की अब से 20 साल बाद, तो अगर आपको आज लग रहा है कि मिनिमम मुझे 10 लाख चाहिए, तो 20 साल बाद इन्फ्लेशन मिला के 30 लाख रुपए 35 लाख रुपए ये वाला हो जाएगा बेसिक वाला। पैसे की वैल्यू कम होगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, है ना। और मैक्सिमम की तो कोई लिमिट है ही नहीं। जो बच्चे की एजुकेशन में आज के डेट में आप बता रहे हैं 10 से 20 लाख चाहिए, वो भी अब से 15 साल बाद 20 साल बाद 40-50 लाख रुपए हो जाएगा। तो इसमें ऐसे समझिए, देखो जीवन में दो चीजें होती हैं। एक मेरी होता है कि भाई हर पिता का सपना होता है कि मैं बेटी की शादी अच्छी से अच्छी करूं, अपने बच्चे को अपने से भी ज्यादा अच्छा एजुकेशन दूं, अच्छा उसे सेटल कर दूं, लेकिन कम से कम बेस तो क्लियर होना चाहिए ना, कि इतना तो होना चाहिए। तो जो बेसिक है, सपोज एक पिता चाहता है कि मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बना दूं, MBBS करा दूं, लेकिन अगर वो डॉक्टर नहीं भी बना पा रहे तो बच्चा एटलीस्ट इंजीनियर तो बनना चाहिए, नॉर्मल उसकी एडवोकेट तो बनना चाहिए, नॉर्मली तो उसकी एजुकेशन होनी चाहिए ना। तो जो नॉर्मल वाली प्लानिंग है वो मैं लाइफ इंश्योरेंस के थ्रू करनी चाहिए। किस लिए? लाइफ इंश्योरेंस में मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं रहूंगा जब भी वो पैसा मिलने वाला है, मैं नहीं रहूंगा जब भी वो पैसा मिलने वाला है। तो कल ईश्वर अगर मुझे कुछ हुआ या मार्केट अप डाउन हुई तो मेरे बच्चे की नॉर्मल एजुकेशन या मेरी बेटे की नॉर्मल मैरिज हो जाएगी। और जो मेरे हाई ईयर है उसके लिए मैं म्यूचुअल फंड के थ्रू या ज्यादा रिस्क मैं ले सकता हूँ, शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्ट कर सकता हूँ। अगर सब कुछ पॉजिटिव रहा, म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न देगा, तो वो जो मैं अपनी बेटी की नॉर्मल मैरिज करने वाला था वो लग्जरी मैरिज में कर सकता हूँ। ये राइट वे है। आजकल हम कैसे पता कर सकते हैं सर कि जो इंटरेस्ट रेट होता है वो कितने टाइम में हमें पैसा डबल में मिल सकता है? देखिए मैम, ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कई बार आप जहाँ पे भी इन्वेस्ट करेंगे ब्याज दर अलग अलग होती है। कहीं पे 15% का है, कहीं पे 10% का है, कहीं पे 8% का है। तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला अगर मैं एक लाइन में आपको बताऊं तो उसका नाम है रूल 72। आपको पूरा कैलकुलेशन करने की एक्सेल पे या कैलकुलेटर में कोई जरूरत नहीं है। इस रूल 72 फॉर्मूले का यूज करके आप एक ही मिनट में पता कर सकते हैं कि आपका पैसा कितने समय बाद डबल या ट्रिपल होने वाला है। सपोज आप कहीं पे 8% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो 72 को आप 8 से डिवाइड कर दीजिए, कितना है? 9। तो आपका पैसा 9 साल में डबल हो जाएगा। आप सपोज 12% के इंटरेस्ट रेट की दर से इन्वेस्ट करते हैं, तो आप 72 को 12 से डिवाइड कर दीजिए, आपका पैसा 6 साल में डबल हो जाएगा। तो ये जो रूल 72 फॉर्मूला है, इससे जो परसेंटेज में हमने इन्वेस्ट किया है उससे अगर हम डिवाइड करेंगे तो इजीली हमें पता चल जाएगा हमारा पैसा कितने साल में डबल होने वाला है। आप सफल इंसान सर किसको मानते हैं आज की डेट में? देखिए मैम, वैसे तो मैं अभी इतना बड़ा शायद नहीं हो पाया कि मैं ये बता पाऊँ कि कौन सफल है, लेकिन सफलता की डेफिनेशन हर इंसान के लिए अलग अलग होती है। मेरा मानना ये है कि जिस इंसान के पास में 4P है,
वो सफल हो सकता है। पहला फी है फिजिकल लाइफ, मतलब अगर हम हमारा स्वास्थ्य जो सही है, हमारा फिजिकल लाइफ सही है तो ओके। दूसरा है पर्सनल लाइफ, अगर हमारे घर पे सब कुछ अच्छा चल रहा है, वो सही है तो भी हम सफल हैं। तीसरा है प्रोफेशनल लाइफ, जिस भी हम प्रोफेशन में हम बिजनेस कर रहे हैं, हम जॉब कर रहे हैं, यहाँ वहां पे अगर हम कंटिन्यूसली ग्रोथ कर रहे हैं, सब कुछ सही जा रहा है तो भी हम सफल हैं। और फोर्थ है पब्लिक लाइफ, अगर हमारी सोसाइटी में हमें कोई कम से कम अच्छा ना कहे लेकिन कम से कम बुरा ना कहे, हम कुछ जो भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं सोसाइटी के लिए छोटा मोटा कंट्रीब्यूट करें, तो अगर कोई इंसान इन चारों पी को मैनेज कर लेता है, फिजिकल लाइफ, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ एंड पब्लिक लाइफ, तो मेरे हिसाब से वो सफल कहला सकता है। बिल्कुल सही बात है सर। गोल्डन रूल इन्वेस्टिंग का क्या होता है आपके नजरिए से? देखिए मैम, एक रूल है, बड़ा अच्छा रूल है, और अगर उसे कोई मतलब यूज करे तो डेफिनेटली उसे बेनिफिट मिलेगा। स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली, जल्दी शुरुआत करें। कीप इन्वेस्टिंग रेगुलरली, लगातार पैसे को बचाते रहे। और इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म टू बिकम ए करोड़पति, जल्दी शुरुआत करें, कंसिस्टेंसी रखें, लगातार करें और थोड़ा लंबे समय के लिए पैसे को इन्वेस्ट करें, जिससे हम एक बेहतर रिटर्न बना सकते हैं। रिटायरमेंट प्लान करना क्या जरूरी होता है सर? मैम, ये बड़ा ही मतलब आज की जनरेशन को समझना चाहिए इस बारे में। रिटायरमेंट बहुत ही, देखिए मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ रिटायरमेंट के बारे में। आप कभी महसूस करना, लाइफ की आज की डेट में जितनी भी नीड है, अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो सब चीज के लिए लोन अवेलेबल है, सिवाय एक चीज को छोड़ के। एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हमें बच्चे की एजुकेशन करनी है और हमारे पास पैसा कम है या नहीं है तो हम लोन ले सकते हैं। हम कोई प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 30 लाख हमारे पास पड़े, हम 70 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं। बिजनेस करने के लिए लोन ले सकते हैं, लैपटॉप परचेज करने के लिए हम लोन ले सकते हैं, मोबाइल फोन परचेज करने के लिए हम लोन ले सकते हैं। लेकिन हमारी लाइफ की एक नीड ऐसी भी है जिसके लिए मार्केट में कोई भी लोन अवेलेबल नहीं है, उसका नाम है रिटायरमेंट, यानी कि वृद्धावस्था। रिटायरमेंट के बाद में कोई भी लोन नहीं मिलता, क्योंकि कोई भी लोन कंपनी होती है ना, सबसे पहले एक ही चीज देखती है कि आप उसे रिटर्न कहाँ से करोगे। रिटायरमेंट के बाद हमारी इनकम जीरो हो जाती है तो हमें कोई लोन नहीं मिलता। तो एक तो ये रीजन है कि और सब चीजों के लिए आप लोन के थ्रू भी अपने गोल को पूरा कर सकते हो, रिटायरमेंट के लिए आपके पास दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। एक तो मैं आज की डेट में जो जनरेशन है उसे ये माइंड में रखना चाहिए। सेकेंडली क्या है, देखिए आज की डेट में सबका इतना बिजी शेड्यूल रहता है ना कि यंग एज में अपने आप को टाइम नहीं दे पाते। आज की डेट में आपके पास समय है लेकिन पैसा है लेकिन आपके पास में टाइम नहीं है। 60 साल के बाद में टाइम ही टाइम है, नहीं है तो क्या पैसा है। हमारे पास में सपोज हमारे पास में 7 दिन की हमें छुट्टियां मिली हैं, 2 दिन की छुट्टी मिली है, उस 2 दिन के वीकेंड को यूज करने के लिए, एंजॉय करने के लिए हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, कहाँ पे जाएं, कहाँ पे पिकनिक मनाएं, कौन से फ्रेंड को साथ लेके जाएं। तो 60 साल के बाद में जब तक हम जीवित रहने वाले हैं, 70, 75, 80, तब तक हमारे पास में हर दिन एक वीकेंड है, उसको एंजॉय करने के लिए हमारे पास में प्लानिंग भी होनी चाहिए और पैसा भी होना चाहिए। और सबसे मेन बात आप मैम याद रखिएगा, देखो 60 साल तक अनुमान क्या होता है ना, हम सबको पैसा देते हैं, बच्चों को, रिश्तेदारों को, अपने कलीग को, सबको पैसा देते हैं, सोसाइटी को, हमारा हाथ ऐसे रहता है। तो वही हाथ 60 साल के बाद में हमारा ऐसे नहीं होना चाहिए, मतलब जो हाथ हमेशा आशीर्वाद देने के लिए उठे हैं ना, वही हाथ मांगते हुए अच्छे नहीं लगेंगे। इसलिए रिटायरमेंट प्लानिंग एवरी पर्सन को जरूर करनी चाहिए। लोन लेने को आप कितना सही मानते हैं सर? मैम, लोन लेना बहुत अच्छी चीज भी हो सकती है, बट वो डिपेंड करता है। मैं आपको समझाता हूँ। सपोज आप एक बैंक से लोन लेते हैं 12% का, लेकिन लोन लेने के बाद में आप आईफोन परचेज कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू मी, वैसे अपनी अपनी सबकी थॉट होती है, वो सही नहीं है ना। ये गैजेट्स आप फ्यूचर में नो डाउट इसकी वैल्यू कमी होने वाली है, तो कोई फायदा नहीं है। देखो लोन अंबानी भी लेते हैं, 12% पे लेते हैं, लेकिन उस पैसे को लेने के बाद में 40%, 50%, 30% कमाते हैं, तो लोन लेना सही भी है।
अगर उस पैसे को आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो और अगर आपने 12% की इंटरेस्ट रेट के हिसाब से इन्वेस्ट किया है और वहां से आपको 25%, 30%, 40% का रिटर्न आ रहा है फ्यूचर में, तो डेफिनेटली वो सही है। लेकिन अगर आप कहीं पे ऐसी जगह पे उसे इस्तेमाल कर रहे हो कि जहाँ पे आपको फ्यूचर में प्रिंसिपल भी देना है और इंटरेस्ट भी देना है और आपको कोई इनकम नहीं आ रही, तो अकॉर्डिंग टू मी, वैसे पर्सन टू पर्सन थोड़ा अलग अलग होती है, तो वो सही नहीं है। अगर आपको कहीं से रिटर्न आ रहा है तो आपको डेफिनेटली लोन लेना चाहिए। आज के डेट में अगर हम बात करें तो टाइम, पैसा दोनों बहुत सिमिलर चीज मानी जाती हैं। आप टाइम के साथ पैसा बचाइए, तो आप क्या मानते हैं कैसे इस टाइम को मैनेज किया जा सकता है पैसा सेव करने के लिए? मैंने ये लाइन में कई बार बहुत जगह सुनता हूँ टाइम मैनेजमेंट, लेकिन मेरा मानना ये लाइन ही गलत है। लेकिन टाइम मैनेज अकॉर्डिंग टू मी किया ही नहीं जा सकता है। आप एक बात समझिए, आपके लिए, मेरे लिए, बिल गेट्स के लिए, अंबानी के लिए, सभी के पास 24 ही घंटे हैं ना मैम। उसे मैनेज कैसे कर सकते हैं? ना उनके लिए 25 हो सकते हैं, ना मेरे लिए 23 हो सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट सब्जेक्टिव गलत है। होना चाहिए एक्टिविटी मैनेजमेंट। जो मैं 24 घंटे में मेरी जो दिनचर्या है, जो मैं कार्य कर रहा हूँ, उसको मैं कैसे मैनेज करूँ। मुझे देखना चाहिए कि मेरा कौन सा कार्य जो मैं कर रहा हूँ वो प्रोडक्टिव है, जिससे मुझे रिजल्ट आना है, और कौन सा मेरा यूजलेस है, कौन सा मैं रील चला के वेस्ट कर रहा हूँ, और कौन सा मैं ऐसा कार्य कर रहा हूँ जिससे मुझे फ्यूचर में, आज में रिजल्ट आना है। आज की डेट में टाइम इज मनी है, लेकिन वो जब है अगर मैं अपने टाइम को सही जगह यूज करूँ। तो कभी भी हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकते, एक्टिविटी को मैनेजमेंट कर सकते हैं। हमें सेलेक्ट करना होगा क्या कार्य मुझे करने हैं, क्या नहीं करने हैं। और कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं, देखो मैं हमेशा एक चीज अप्लाई करता हूँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कार्य मेरे बिना कोई और कर सकता है। सपोज मैं एक प्रोफेशनल हूँ, या मैं ऐसे लेवल पे हूँ कि अच्छे लेवल पर सपोज कोई पर्सन है, तो उसे एक रूल अपनाना चाहिए कि जो कार्य उस पर्सन के बिना कोई और कर सकता है, उसे खुद नहीं करना चाहिए। जस्ट एग्जांपल, गाड़ी मेरे अलावा कोई और चला सकता है तो मुझे नहीं चलानी। मैं साइड में बैठ कर 2 घंटे कुछ और काम करूँ तो ज्यादा बेटर है, उससे मुझे रिजल्ट आएगा ना। तो ये हम एक्टिविटी को मैनेजमेंट कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी लाइन कही गई है सर, कल किसने देखा आज ही सब खर्च कर दो। और जो दूसरी लाइन है, सिर्फ बचत करो आज कुछ मत जियो। इन दोनों में से आप सही कौन सी को मानते हैं? देखो मेरे हिसाब से ये कहना भी सही नहीं होगा कि दोनों गलत हैं, और ये कहना भी सही नहीं होगा कि दोनों सही हैं। इन दोनों का कॉम्बो सही है। कॉम्बो मीन्स इतना भी फ्यूचर को लेके मत सोचो कि आज ही खराब हो जाए, और इतना भी मतलब आज को एंजॉय ना करे कि फ्यूचर में कुछ बचे ना। सही बात है। हमें जो भी हमारी इनकम है उसमें से कुछ पैसा फ्यूचर के लिए डेफिनेटली बचाना चाहिए। जो भी मेरे पास में, सपोज मेरी इनकम 1 लाख रुपए, उसमें से सब खर्चे करने के बाद में मेरे पास 60,000 खर्च होने के बाद में 40,000 बचते हैं। उस 40,000 में से मुझे डिवाइड करना चाहिए कि कितना पोर्शन मुझे फ्यूचर के लिए बचाना है और कितना आज के लिए मुझे यूज करना है। उसमें भी हमें अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करनी चाहिए कि मेरा आज को एंजॉय करना ज्यादा जरूरी है या फ्यूचर में मेरे बच्चे की एजुकेशन, बच्चे की मैरिज, वो ज्यादा जरूरी है। तो उस अमाउंट में से डिसाइड करना चाहिए कितना मुझे आज को एंजॉय करना है, कितना फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना। दोनों को मिक्स करके करना चाहिए, एक पे नहीं जाना चाहिए कि सारा ही बचा लूं या सारा ही खर्च कर दूं। दोनों फिलोसफी आई थिंक मिक्स करके करें तो बेटर है। आजकल इमरजेंसी फंड हमें कितना बचा कर रखना चाहिए और क्यों रखना चाहिए? मैम, एवरी पर्सन की जो भी इनकम होती है उसमें से उसका कुछ फिक्स खर्चा होता है। सपोज एक पर्सन है, उसकी 1 लाख रुपए की इनकम है, उसमें से उसका फिक्स खर्चा है जो होना ही होना है, जो डेफिनेटली होना है, 50,000 रुपए है। तो उसका 6 टाइम्स उसके पास में इमरजेंसी फंड होना चाहिए। 1 मिनट के लिए मान लीजिए 6 महीने के लिए उसको कोई एक्सीडेंट हो जाता है, वो मतलब वर्किंग ही नहीं है, जो भी नहीं कर पा रहा है, सैलरी नहीं आनी है, तो 6 महीने का पैसा तो मिनिमम होना चाहिए। ज्यादा हम कितना भी रख सकते हैं, 6 महीने का होना चाहिए। जो भी हमारा मंथली एक्सपेंस है इंटू 6 हमारे पास में इमरजेंसी फंड होना चाहिए। क्रेडिट कार्ड जो होता है वो ब्लेसिंग होती है या एक डेब्ट का बहुत अच्छा ट्रैप होता है? मैम, ये डिपेंड करता है कि हम यूज कहाँ पे कर रहे हैं, है ना। सपोज हम कहीं पे जा रहे हैं, वोकेशन पे जा रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, हमारे पास में पैसे नहीं है, हमने क्रेडिट कार्ड का यूज किया और हमने पैसे ले लिए। बहुत अच्छी चीज है, 45 दिन के लिए मैं विदाउट इंटरेस्ट पैसे मिल रहे हैं। लेकिन अगर वो अपनी हैबिट लगा लेते हैं,
हर महीने मुझे पैसे निकालने हैं, वो पैसे निकाल के मुझे एंजॉय करने हैं, पार्टी करनी है, फिर वो मुझे पे करना है, फिर उसकी मुझे EMI बनवा लेनी है, तो वो गलत है। अगर हम जरूरत पे यूज करें या ऐसी जगह यूज करें, सपोज मैंने पैसे निकाले और मेरे जो पैसे खुद के थे मंथली वो मैंने इन्वेस्ट कर दिए, क्रेडिट कार्ड से मैंने खर्चा चला दिया, उन्हें मैंने काम पे लगा दिया, उनसे मुझे रिटर्न आ रहा है, तो बेटर है। लेकिन अगर हम उसे एक तरह से शौक में यूज करें या उसकी हम हैबिट डाल लें या उसके हम EMI बनवा रहे हैं, उस पर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। आपने नोटिस किया होगा क्रेडिट कार्ड 45 दिन के लिए आपको फ्री में देता है, लेकिन वो 40वें दिन आपसे बहुत हायर पेनल्टी भी लेता है। तो टाइमली पे कर दें हम तो बेटर है, और सही इस्तेमाल करें तो बेटर है। आज की डेट में जिस तरह इंडिया का सिनेरियो चल रहा है, बहुत सारे मिडिल क्लास फैमिली हैं, वो फ्यूचर में अमीर कैसे बन सकते हैं, हमारा मिडिल क्लास? बड़ा ही परफेक्ट क्वेश्चन आपने मुझसे किया है मैम। मेरा मानना है कि कोई भी चीज बनने से, जैसे अभी आप बोल रहे हैं कि अमीर कब बन सकते हैं, अमीर बनने से पहले अमीर थॉट माइंड में आना वो जरूरी है। ये जो अमीर लोग करते हैं, जो हैबिट उनके अंदर होती है, वो हैबिट अपनाना वो जरूरी है। सपोज कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो उसके लिए वो स्टडी करता है ना, MBBS करने के लिए वो स्टडी करता है, उन चीजों को जो डॉक्टर बनने के बाद में करते हैं उन्हें पहले से प्रैक्टिस करता है। तो अमीर बनने से पहले जो अमीर लोग करते हैं वो हमें करना चाहिए। जैसे खुद पे इन्वेस्ट करना चाहिए, अपने नॉलेज को अपग्रेड करना चाहिए। हमारी जो भी इनकम है उसमें से पहले हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, बाद में एक्सपेंस करना चाहिए। तो हमें अपनी हैबिट को बदलना पड़ेगा। जो अमीर लोग हैबिट यूज करते हैं वही हैबिट हम करेंगे। आपने देखा होगा अमीर लोग कभी भी दिखावे में बिलीव नहीं करते। जी बिल्कुल। कई सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि अरबपति हैं लेकिन फिर भी बिल्कुल सिंपल लाइफ जीते हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास है वो क्या होता है कि इनकम उसकी मिडिल क्लास है, लेकिन वो करना क्या चाहता है कि जो अमीर कर रहे हैं दिखावा। फोन 20,000, इनकम उसकी 20,000, लेकिन उसे iPhone 16 लेना है दिखावे के लिए। मेरा मानना है कि वो 20,000 की सैलरी में से iPhone 16 ना लेके जो भी उसका बजट हो, अगर वो iPhone की कंपनी के स्टॉक ले ले या किसी अच्छी मोबाइल कंपनी के स्टॉक ले ले, तो अब से 5 साल बाद उसके फोन की वैल्यू तो 20% हो जानी है, लेकिन उसके स्टॉक में डेफिनेटली उसे एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो हमें अमीर बनने के लिए अपने थॉट को कम से कम अपग्रेड करना पड़ेगा। हमारा जो सेविंग्स अकाउंट होता है सर, इसमें पैसा रखना सही होता है या उसे इन्वेस्ट कर देना चाहिए हमें? देखिए मैम, सेविंग अकाउंट में अगर हम पैसे को रख रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम अपने पैसे को माइनस में पहुंचा रहे हैं। उसका रीजन ये है कि सेविंग अकाउंट में आपने कभी नोटिस किया तो इंटरेस्ट रेट कितना होता है? 3 से 4%। जी 3 से 4% आपको मिलता है। लेकिन हमारे देश की जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई दर, वो लगभग 6 से 8% के बीच में रहती है। तो ओबियसली 3 से 4% तो हर साल माइनस में जा रहे हैं ना। तो डेफिनेटली एक सर्टेन अमाउंट छोड़ने के बाद, हमारे इमरजेंसी फंड छोड़ने के बाद बाकी फंड को हमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए। भले ही हमें 1 साल के लिए 2 साल के लिए शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना चाहिए, पर डेफिनेटली इन्वेस्ट कर देना चाहिए। 30 की एज से पहले से कौन सी फाइनेंशियल मिस्टेक्स है जो हमें अवॉइड करनी चाहिए? 30 की एज से पहले मेरे हिसाब से लग्जरी दिखना बंद कर देना चाहिए, है ना। फ्यूचर प्लानिंग होता क्या ना, जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती है वैसे वैसे जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। सपोज एक पर्सन है, उसकी 25 की एज में अच्छी जॉब लग जाती है MNC में, है ना। उसकी शादी होती है 32 में, तो 25 से 32 तक का जो समय है ना उसके पास, वो गोल्डन पीरियड है। उस समय वो पैसे को अच्छे से इन्वेस्ट कर सकता है, क्योंकि जैसे ही शादी होगी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, बच्चे होंगे फिर से जिम्मेदारियां बढ़ेगी। तो अर्ली एज में पैसे को ज्यादा बचा सकते हैं। अर्ली एज में अगर हम पैसे को बचा लेते हैं तो हमारा रिटर्न भी उस पर ज्यादा आना है, क्योंकि उसमें हमारे पास टाइम पीरियड ज्यादा होगा। होता है ना कि आप 500 रुपए पर डे के भी दे के भी करोड़पति बन सकते हैं। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। एक इंसान 500 रुपए पर डे देता है, जस्ट एग्जांपल, है ना, और वो 22 साल के लिए इन्वेस्ट करता है, तो लगभग उसे 22 साल बाद 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। लेकिन एक इंसान ओनली 200 रुपीज पर डे देता है और 35 साल के लिए इन्वेस्ट करता है, तो उसे भी 1 करोड़ मिल जाएंगे। मतलब अगर हम छोटा अमाउंट लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो हमें अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। उसके लिए कि अर्ली एज में अगर हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे, 2 से 3 बेनिफिट होंगे। पहला, वो एक गोल्डन पीरियड है, उस समय पैसा बचा सकते हैं। दूसरा, हमारी हैबिट क्रिएट हो जाएगी, हम शुरू से पैसा बचाएंगे। और थर्ड, कल को ईश्वर न करे हमारी लाइफ में कोई दिक्कत आ जाती है तो हमारे पास बैकअप के रूप में पैसा रहेगा। सेम एज के 2 पर्सन हैं सर,
एक अपने लाइफ में बहुत अच्छा अर्न कर रहा है, दोनों की सेम सैलरी है, बट एक प्लानिंग के साथ चल रहा है तो उसकी चीजें लाइफ में मेंटेन होके चल रही हैं, और एक उस तरीके से अपने खर्चे को नहीं मैनेज कर पा रहा है। क्यों ये डिफरेंस आता है? आपने एक बात देखी होगी मैम, कई बार सेमी प्रोफेशन के 2 पर्सन होते हैं, एक अपने परिवार को नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है, एक पूरे जीवन कहीं ना कहीं स्ट्रगल करता रहता है। उसके पीछे मेनली होती है उनकी हैबिट या उनका थॉट प्रोसेस। मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। सपोज 2 पर्सन है, एक दोनों की सेम है 25 ईयर, दोनों की सैलरी 50,000 पर मंथ, 50,000 रुपये। स्टार्टिंग उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया। दोनों के पास में मान लीजिए 2 साल बाद एक के पास में बेटा, एक के पास में बेटी है, ठीक है। एक ने उसके फ्यूचर को लेके स्टार्ट कर दी, SIP स्टार्ट कर दी, और या लाइफ इंश्योरेंस के थ्रू स्टार्ट कर दिया। उसने 10,000 महीना बचाए, 15 साल में उसने 18 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, रफली मान लेते हैं उसे 40 लाख रुपए मिल गए। मार्केट अच्छा ग्रोथ किया और अब उसे 40 लाख रुपए मिल जाते हैं। दूसरे ने कुछ नहीं किया, 15 साल बाद उसे अपने बच्चे के एजुकेशन में पैसा चाहिए था, उसे 40 लाख रुपए की नीड थी, उसने 40 लाख रुपए बचा भी लिए। दूसरे के पास में पैसा नहीं था, तो दूसरा पर्सन क्या करेगा, 40 लाख रुपए का लोन लेगा मैम। 40 लाख रुपए का जब वो लोन को पे करेगा तो पे करते करते 70 to 75 वो पे कर देगा, जबकि लोन कितने का लिया उसने, 40 लाख रुपए का। पहले वाले पर्सन को भी 40 लाख मिले, लेकिन उसने पे कितना किया, 18 लाख। तो दोनों को मिले 40 हैं, लेकिन एक ने उसके लिए कितना पे किया, 75। एक ने उसके लिए कितना पे किया, 18 लाख रुपए। जो पहले वाला था राम, उसने उसी काम को 18 लाख में कर लिया, उसने 75 लाख में कर लिया। यानी कि अगर हम बोले तो उसने 57 लाख सेव कर लिए। उन 57 लाख रुपए को वो कहीं और इन्वेस्ट करेगा, अपने जीवन के किसी और गोल में इन्वेस्ट करेगा, कोई प्रॉपर्टी लेगा, तो कहीं ना कहीं उससे वो एक कदम आगे पहुंचेगा ना। तो जीवन में अगर हम EMI से बच जाते हैं ना, तो हम नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। अगर हम हमारे जो गोल है उनके लिए पहले से प्लानिंग करेंगे, अगर हम दूरदर्शी बनेंगे फ्यूचर को अपने विजन को लेके, तो डेफिनेटली कम इनकम में भी हम अच्छे से अपने परिवार को स्टेब्लिश भी कर सकते हैं, नेक्स्ट लेवल पे भी लेके जा सकते हैं, और हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। 100 रुपए के हिसाब से अगर हम डेली बेसिस पे सर सेव करते हैं, तो कितने टाइम में हम कितना पैसा बना सकते हैं? मैम ये डिपेंड करता है 2 चीजों के ऊपर, कि एक तो आप कितना लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और दूसरा आप रिस्क के हिसाब से करना चाहते हैं, आप सेफ जोन में करना चाहते हैं। अगर आप 100 रुपए पर डे इन्वेस्ट कर रहे हैं, मंथली आपका 3,000 रुपए हो जाता है, ईयरली 36,000 रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना। यही पैसा अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे तो 10 सालों में 3,60,000 रुपए आप इन्वेस्ट करेंगे। मार्केट अगर अच्छा रिटर्न देती है तो आपको 6.5 से 7 लाख रुपए तक मिल जाएगा। यही पैसा अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है आपका पैसा 10 लाख तक पहुंच जाए। यही पैसा अगर आप FD RD के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा लगभग 5 लाख के आसपास होगा। तो वो डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं और कितने लंबे समय के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज के डेट में अगर बात की जाए सर, तो फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब क्या है आपके लिए? अकॉर्डिंग टू मी, मेरे लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब बहुत सारा पैसा होना नहीं है। हमारे पास में कहीं ना कहीं हमारी एक तो पैसिव इनकम होनी चाहिए, कि मैं काम ना भी करूं, मुझे यंग एज में कुछ ना कुछ ऐसा ऑप्शन ले लेना चाहिए, कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए कि मुझे पैसिव इनकम आती है ना। और मेरे पास में काफी सारे इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, जिससे ईश्वर न करे कल मेरे परिवार को कोई जरूरत पड़ती है, कोई हेल्थ इशू होता है, तो मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। जो मैं या फिर मेरे परिवार की जो बेसिक जरूरतें हैं या जो उनकी लाइफ की इच्छाएं हैं, डिजायर है, उन्हें मैं इजीली पूरा कर सकूं। मुझे अपने मतलब जो लाइफ के विजन है, गोल है, उनके लिए पहले से प्रिपरेशन करके इतना पैसा क्रिएट कर लेना चाहिए कि मुझे फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए। आज की डेट में इंसान को इंश्योरेंस पहले लेना चाहिए या इन्वेस्टमेंट? कोई भी पर्सन अगर फोन परचेज करता है, वो चाहे आईफोन हो या फिर 10,000 रुपए का फोन हो, सबसे पहले वो क्या करता है, मतलब आप नोटिस करना, जैसे वो शॉप से निकलता है या तो उसी शॉप के अंदर या दूसरी शॉप सर्च करता है, सबसे पहले क्या करता है, टेम्पर लगवाता है, सबसे पहले प्रोटेक्शन उसकी, हाँ, बैक कवर लगवाता है। आपने अगर कभी नोटिस किया हो, टेम्पर और बैक कवर लगवा के कई बार फोन की जो मतलब इमेज है वो अच्छी नहीं आती, मतलब थोड़ा बेकार भी फील होता है कई बार, है ना, लेकिन हम फिर भी लगाते हैं क्योंकि हमारे लिए उसका
सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो सबसे पहले हमारे पास में इंश्योरेंस होना चाहिए, क्योंकि हमारी लाइफ की कुछ वैल्यूज है, कुछ पर्सन है जो हमारे ऊपर डिपेंड है। ईश्वर ना करे हमारे साथ कल कुछ अप डाउन हो तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो पहले इंश्योरेंस होना चाहिए, बाद में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। म्यूचुअल फंड्स या फिक्स्ड डिपॉजिट, बिगिनर्स के लिए इन दोनों में से बेटर क्या होता है? देखिए, ये दो चीजों पे मतलब डिपेंड करता है। हर पर्सन का एक थॉट प्रोसेस होता है। कुछ लोग चाहते हैं कि भाई मुझे रिस्क नहीं चाहिए, बिल्कुल भी जीरो रिस्क चाहिए, तो उनके लिए एफडी बेस्ट है, या आरडी भी वो कर सकते हैं। और कुछ लोग अगर थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो म्यूचुअल फंड बेस्ट है। लोग आजकल फाइनेंशियली पैसा कमाने के बाद भी बहुत फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड फील करते हैं, ऐसा क्यों है? क्योंकि वो अपने पैसे को प्रॉपर मैनेज नहीं कर पाते हैं। कई बार तो कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि उनकी लाइफ का विजन क्या है, गोल क्या है। अगर गोल बेस्ड प्लानिंग होगी ना, सपोज हम कहीं वोकेशन पे जाते हैं 2 दिन के लिए, तो हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं ना कि हमें ट्रेन से जाना है या बस से जाना है ना, किस होटल में रुकना है, पहले से बुकिंग करते हैं। तो हमारी लाइफ भी एक जर्नी है। इसके लिए अगर हम पहले से प्लानिंग करके चलेंगे ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक चीज और भी है कि हमारी जो ड्रीम है या गोल है वो अकॉर्डिंग टू हमारी इनकम के हिसाब से होने चाहिए। सपोज एक पर्सन है कमाता 50,000 महीना है, लेकिन उसका विजन है कि मैं तो 50 करोड़ रुपए का मतलब मुझे विला परचेज करना है, तो वो पॉसिबल फ्यूचर में हो सकता है। वो फ्यूचर में उसके पास पैसा हो, अभी जो उसकी इनकम है उसके अकॉर्डिंग उसे चीजें सोचनी चाहिए। उसकी चाहत है जो हो है ना, वो उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो चीज वो कम से कम मतलब उसके लेवल में आती हो, अपने लेवल के हिसाब से उसे चलना चाहिए। साइड इनकम आज के टाइम में आप कितना जरूरी मानते हैं? बहुत ज्यादा जरूरी है मैम। पैसिव इनकम का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए बहुत सारे आज के डेट में मल्टीपल टूल है, बहुत सारी कंपनी है, कुछ उनमें जो प्लान होते हैं उसमें अगर आप कुछ समय के लिए पैसा देते हैं तो आपको एक रेगुलर मंथली बेस पे या ईयरली बेस पे पैसिव इनकम आती रहती है। या फिर हम सपोज कोई प्रॉपर्टी भी परचेज कर सकते हैं, फ्यूचर में उसे रेंट पे हम दे सकते हैं। शॉप परचेज कर सकते हैं, उसे हम रेंट पे दे सकते हैं। किसी चीज का कोई स्टूडियो बना के उसे रेंट पे दे सकते हैं। तो हमें पैसिव इनकम के बारे में तो एवरीवन को डेफिनेटली सोचना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में प्रत्येक पर्सन के 4 से 5 सोर्स ऑफ इनकम तो होने चाहिए। शॉपिंग और सेविंग, इन दोनों में बैलेंस कैसे बनाया जाए? देखिए मैम, होता क्या ना, हमारा जो माइंड होता है ना वो इजीली चीजों को कलेक्ट करता है, मतलब जो सामने चीज दिखती है ना उसे कलेक्ट करता है। जब हम सेविंग करते हैं तो हमारा पैसा जा रहा है, बदले में कुछ नहीं आ रहा है ना। अभी आप सपोज एफडी करेंगे तो आपने 50,000 रुपए दिए, तो बदले में क्या आया आपके पास में? पेपर आया, उसमें फीलिंग नहीं आएगी ना आपको। कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इमीडिएटली आपको कुछ मिलना नहीं, सिर्फ एक नोट मिलना है कि आपका पैसा इतना इन्वेस्ट हो गया। लेकिन जब हम शॉपिंग करते हैं तो इमीडिएटली हमारे माइंड में कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट क्रिएट होता है। भाई मैंने मोबाइल लिया तो इमीडिएटली मुझे मिल जाएगा, मैंने कोई भी सब कुछ कपड़े परचेज किए तो इमीडिएटली मुझे मिल जाएंगे। तो वहां पे इमीडिएटली मुझे मेंटल पीस मिल रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, इसलिए आदमी शॉपिंग पे ज्यादा प्रेफरेंस देता है, सेविंग पे नहीं देता है। लेकिन इन्हें बैलेंस करके जरूरी है, बैलेंसिंग बहुत जरूरी है। क्योंकि आप एक बात याद रखना, अगर हम सेविंग नहीं करेंगे, सिर्फ शॉपिंग करेंगे, कहावत है देखो, जब हमारे पास लाखों होते हैं ना, करोड़ों देने वाले मिल जाते हैं, लेकिन हमारे पास जब कुछ नहीं होता ना तो सैकड़ों या हजारों देने वाले भी नहीं मिलते। तो सेविंग करना जरूरी है, क्योंकि जो हमारा समय आज चल रहा है, 2 बातें होंगी, या तो फ्यूचर में इससे अच्छा चलेगा और हो सकता है नीचे भी जा सकता है। तो फ्यूचर को लेके अवेयर होना, फ्यूचर को लेके प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे मन में और हैं, बट टाइम का थोड़ा अभाव है हमारे पास। बट डेफिनेटली एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहूंगी सर, अगर आज से सिर्फ 5 फाइनेंशियल हैबिट्स हम फॉलो करें तो फ्यूचर कितना सिक्योर हो सकता है हमारे लिए? मैम बहुत ज्यादा सिक्योर हो सकता है। सबसे पहले हमारा लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, ठीक है। सेकेंडली हमारे पास में हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। थर्ड, हम या तो स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, या फिर हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। फोर्थ, हमारे पास में इमरजेंसी फंड भी होना चाहिए। और फिफ्थ जो चीज वो है जो मैंने आपको बताई थी, जिसके लिए फ्यूचर में आपको कोई लोन नहीं मिलने वाला, दैट इज रिटायरमेंट प्लानिंग, उसके लिए भी हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ये 5 हैबिट हो सकती है। इस तरीके से हम अपनी लाइफ पूरी सिक्योर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी सारी चीज़ें हमें बताई। स्पेशली सर की जो एक लाइन मुझे पसंद आई, वो जो हमारी सैलरी होती है माइनस सेविंग इज इक्वल टू आवर एक्सपेंसेस, जो हम अपने खर्चे में निकालते हैं, 4 P's,
जो सर ने बताया। इसी तरह बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे टर्म्स सर ने अपने इस पॉडकास्ट में यूज किए हमें एक्सप्लेन करने के लिए, जो अगर हम कई बार सोचे तो इससे हमारा फ्यूचर सिक्योर हो सकता है और सही मैनेजमेंट से कहीं ना कहीं हम अपना खर्चा बहुत इजीली बचा सकते हैं, खर्चा कर भी सकते हैं और फ्यूचर के लिए अपनी फैमिली के लिए बचा भी सकते हैं। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आएगा तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई डाउट फाइनेंशियल से रिलेटेड अगर आपको होगी तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप उसमें हमसे सवाल पूछ सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ कि एपिसोड आपको पसंद होगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन थैंक यू सो मच सर, जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।